हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन विला पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के मॉडल सेट प्रैक्टिस 6 के जीके जीएस के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, आप अगर मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही मैं जो भी क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ दोस्तों, आप लोग को साथ साथ में इसका जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर जो है टाइप करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि समान अध्ययन में पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करती है। तो दोस्तों भारत का कौन सा उद्योग जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करती है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है दोस्तों, लॉ और स्टील उद्योग। दूसरा में है वस्त्र उद्योग। तीसरा पटसन उद्योग। और चौथा में है दोस्तों चीनी या शर्करा उद्योग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वस्त्र उद्योग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में वस्त्र उद्योग है जो दोस्तों जहाँ पे कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। तो दोस्तों अनुप्रस्थ मांग जो है कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। तो दोस्तों ऑप्शन में आप देख रहे हैं, संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच। दूसरा में है मांग और आय के बीच। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है मांग और कीमतों के बीच। और चौथा ऑप्शन में लिखा है मांग और पूर्ति के बीच। दोस्तों आपको जो करेक्ट आंसर लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताता चलूँ। इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच जो है दोस्तों अनुप्रस्थ मांग का जो है कार्यात्मक संबंध दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहा जाता है ऋणात्मक प्रतिफल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें प्रतिवर्ती अनुपात की प्रथम स्थिति दोस्तों उसमें उत्पादन का मांग जो दोस्तों बढ़ता है, और दोस्तों दूसरी स्थिति में घटता है, और तीसरी स्थिति में दोस्तों ये ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऋणात्मक प्रतिफल। आप लोग आंसर अपना मिलाते चलेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 1, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि ओके लिखेंगे, नहीं तो सही टिक का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। मत देने का अधिकार दोस्तों किस कोटि से संबंधित है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन में इसमें लिख रहा है दोस्तों मानवाधिकार। दूसरा में है नागरिक अधिकार। तीसरा में प्राकृतिक अधिकार। और चौथा में दोस्तों है राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 है उनका जो है बिल्कुल करेक्ट है। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मत देने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार की कोटि में इसको रखा जाता है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ आपको इसमें पूछा जा रहा है। मैं आपको ऑप्शन बताता चलूँ। पहला में लिखा हुआ है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार। दूसरा में आंतरिक आपातस्थिति से संबंधित अधिकार। दोस्तों तीसरा नंबर ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जाता है। और चौथा में दोस्तों अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जो है इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप लोग आंसर मिलाएंगे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अवशिष्ट सूची जो है उसको ना तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में किसी में शामिल नहीं किया गया स्पष्ट रूप से, तो इसी ऐसी ही सूची को दोस्तों अवशिष्ट सूची कहा जाता है। तो इसका 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 7 नंबर में लिखा हुआ है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था। तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद जो है दोस्तों शासन किया था। आप लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में आप देंगे, और मैं दोस्तों इसका आपको आंसर बता दूं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश ने शासन किया था। दोस्तों मगध पे जो है 7 शक्तिशाली राजवंशों ने जो है शासन किया था, जिसका ट्रिक मैं आपको बता दूँ। दोस्तों इसका ट्रिक जो है दोस्तों आप लोग देखते चलेंगे। इसका ट्रिक है हसीन, मासुक, सा। तो दोस्तों इसमें जो है ह से हो जाएगा आपको हर्यक वंश, सी से होगा दोस्तों शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा दोस्तों नंद वंश, उसके बाद मा से हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद दोस्तों सु से हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश, और क से हो जाएगा आपको दोस्तों शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने शासन किया, और सबसे अंतिम में दोस्तों मगध साम्राज्य पर सा से हो जाएगा सातवाहन वंश ने शासन किया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया, ऑप्शन नंबर 2 जिसका करेक्ट है। आप कमेंट बॉक्स में ओके लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, राज्यसभा के लिए
राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनका जिनका ऑप्शन नंबर 2 है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 12। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 9 नंबर में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया जाता है दोस्तों, आपको ये इसमें बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा में है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा में लिखा हुआ भारत के राष्ट्रपति द्वारा और चौथा में लिखा हुआ दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आप लोग इसका आंसर जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों ये जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष दोस्तों संसद में नियुक्त किया जाता है। तो जिनका जो 1 नंबर ऑप्शन आप लोग आंसर दिए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे हैं, पहला में है लोकसभा, दूसरा में राज्यसभा, तीसरा में लिखा हुआ विधानसभा और चौथा में विधान परिषद। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि किस सदन में अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि एक कार्यवाहक के रूप में जो है दोस्तों कार्यरत होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा। तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपसभापति होता है, उस सदन का सदस्य नहीं माना जाता है, बल्कि वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो दोस्तों कार्यरत होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा। दो जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप लोग ओके लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में दोस्तों लिखा हुआ है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो दोस्तों धुरी राष्ट्र में 3 देश जो है दोस्तों शामिल थे, जिसमें से आपको दोस्तों अगर पता हो आप लोग जो है इसमें बताएंगे कि कौन से 3 धुरी राष्ट्रों में से एक नहीं था, इसको चुनना है आपको। आप जो आंसर आप लगाएंगे दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपको जो आंसर लगेगा। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताता चलूँ। जर्मनी जो दोस्तों धुरी राष्ट्र में शामिल था, इटली भी दोस्तों शामिल था और जापान भी शामिल था। दोस्तों एक जो है इसमें ऑप्शन लिख रहा है आपको चीन। चीन जो है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था, तो चीन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जिनका ऑप्शन नंबर 3 चीन जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो उससे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे उच्चतम पर्वत चोटी का नाम आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला में लिखा है अनाईमुडी, दूसरा में दोस्तों डोडा बेटा और तीसरा में महेंद्रगिरी और चौथे नंबर ऑप्शन में लिखा है दोस्तों नीलगिरी। दोस्तों आप लोग को जो इसमें करेक्ट आंसर लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी का नाम है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। दोस्तों जिसका भी ऑप्शन नंबर 1 था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मैं बता दूं इसमें कि अनाईमुडी जो है दोस्तों ये केरल में जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। डोडा बेटा जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में उच्च पर्वत चोटी का नाम है दोस्तों। और महेंद्रगिरी जो है दोस्तों महेंद्रगिरी आपको दोस्तों पड़ता है ओडिशा की ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है दोस्तों। और नीलगिरी जो है दोस्तों ये जो है पश्चिमी घाट में है, जो भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है नीलगिरी। एक दोस्तों हो जाएगा आपको केरला, एक आ जाता है दोस्तों तमिलनाडु और एक हो जाएगा दोस्तों इसमें कर्नाटका। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है। तो दोस्तों जो चट्टान वहाँ पे स्थित है उसको वहीं पे तोड़ देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको ये बताने हैं। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं अपर्दन, दूसरा में लिखा हुआ है अपक्षयन और तीसरा में दोस्तों लिखा है व्यापक विनाश और चौथा में है निम्नीकरण। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं आपको इसका आंसर बताता चलूँ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 अपक्षयन। दोस्तों किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना अपक्षयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 लिखा है कमेंट बॉक्स में उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप दोस्तों देख रहे हैं 14 नंबर, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी आपको इसमें बताने हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला में लिखा हुआ है राइन नदी, दूसरा में है रोन नदी, तीसरा में है डानूबे नदी और दोस्तों चौथा में वोल्गा नदी। दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर टाइप करेंगे और मैं आपको इसका बता दूं आंसर। इसका आंसर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है दोस्तों ये रूस में बहता है और दोस्तों ये जो यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक द्वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? दोस्तों द्वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण इसमें से कौन हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, पहला में बेसाल्ट, दूसरा में लिखा हुआ दोस्तों ग्रेनाइट और तीसरा में स्लेट, चौथा में है डोलोमाइट। तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेनाइट। द्वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण दोस्तों इसमें से हो जाएगा ग्रेनाइट, इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 नंबर में बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। तो दोस्तों बाजार विनियमन प्रणाली जो है ये आरंभ किया गया था किनके द्वारा? दोस्तों पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा,
दूसरा में है इल्तुतमिश द्वारा, तीसरा में है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और चौथा में गियासुद्दीन द्वारा। तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए और आंसर आप मैच करेंगे मेरे आंसर से, और अगर दोस्तों करेक्ट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बताता चलूँ। बाजार विनियमन प्रणाली जो है दोस्तों आरंभ किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो अपने शासनकाल में जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, तो दोस्तों यह इसका शासनकाल जो है दोस्तों चला था 1296 से लेकर के दोस्तों 1296 से लेकर के इसका शासनकाल चला था दोस्तों 1316 ईस्वी तक। और इस शासनकाल के दौरान दोस्तों इसने जो है बाजार विनियमन प्रणाली जो है दोस्तों ये जारी रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों जिनका भी करेक्ट आंसर है ये आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, निम्न में से किस या किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों आपको मुगल सम्राटों की जोड़ी इसमें दी गई है, चारों ऑप्शन में, और उसमें से बताना दोस्तों किन दो मुगल सम्राटों ने जो है अपनी आत्मकथा जो है स्वयं लिखा था। दोस्तों आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन में है दोस्तों शाह आलम और फ़र्रुख सियर, दूसरा में दोस्तों लिखा हुआ है बाबर और जहांगीर, तीसरा में आप देख रहे हैं जहांगीर और शाहजहां, और चौथा में है अकबर और औरंगजेब। तो दोस्तों ऐसे मुगल सम्राटों में केवल 2 ही सम्राट हुए थे जिन्होंने अपना स्वयं का जो दोस्तों आत्मकथा खुद ही लिखा था, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बाबर और जहांगीर। दोस्तों बाबर की आत्मकथा का नाम हो जाएगा आपको बाबरनामा, और जहांगीर के दोस्तों आत्मकथा का नाम हो जाएगा जहांगीरनामा। इसी को दोस्तों तुजुके जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जिनका दोस्तों 2 नंबर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों लिखा हुआ है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन कुछ अधूरा है, इसमें टाइप 1 में मिसप्रिंट हो गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, नार्वे के तट एक उदाहरण है। दोस्तों नार्वे का जो तट है वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला में लिखा हुआ है डालमेटिन तट का, फियोर्ड तट का, तीसरा में दोस्तों रिया तट का, और चौथा में है उनामज्जिद तट का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फियोर्ड तट का उदाहरण। दोस्तों नार्वे का जो तट है वो फियोर्ड तट का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर 2 लिखा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो लिखा हुआ है दोस्तों आप लोग पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ है, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन बताने हैं कि ये निम्न में से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्सव जो दिए गए हैं नाम, इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है, आपको ये बताने हैं। दोस्तों पहला लिखा हुआ है मारवाड़ उत्सव। दोस्तों मारवाड़ उत्सव जो है दोस्तों ये राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में दोस्तों नहीं मनाया जाता है। बाद बाकी आप जो देख रहे हैं तानसेन संगीत उत्सव, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव और कालिदास सम्मान, ये तीनों जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का दोस्तों सम्मान और उत्सव के रूप में मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में गलत युग में दोस्तों आपको खोजना है। पहला में आप देख रहे हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड जेनेवा, दोस्तों गलत है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का दोस्तों राजधानी मैं बता दूं, स्विट्जरलैंड का राजधानी दोस्तों हो जाता है बर्न, इसका करेक्ट हो जाएगा राजधानी बर्न। तो यही जो है दोस्तों गलत था। ऑस्ट्रिया का दोस्तों आपको वियना पता है, ये करेक्ट है। डेनमार्क का राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन भी है, ये भी करेक्ट है। और फिनलैंड का दोस्तों हेलसिंकी राजधानी होता है, ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों आपको इसमें गलत युग्म को चुनना था। स्विट्जरलैंड का दोस्तों जेनेवा नहीं बर्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 दिया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। तो दोस्तों रोलैंड गैरोस टाइटल जो है किसको कहा जाता है, आपको ये बताने हैं। ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन या यूएस ओपन। तो दोस्तों रोलैंड गैरोस के नाम से जो है दोस्तों ये फ्रेंच ओपन को जाना जाता है। इसका फ्रेंच ओपन जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर ऑप्शन नंबर 2 अगर लिखे हैं कमेंट बॉक्स में तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आप लोग पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर खोजिए, इसका आंसर जो है टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, हाल ही में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का आधिकारिक उद्घाटन किस राज्य में हुआ। तो दोस्तों ये जो है करंट अफेयर क्वेश्चन है और प्रीवियस करंट अफेयर का ये क्वेश्चन हो गया। इसमें लिखा हुआ है समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास जो है आधिकारिक इसका उद्घाटन जो है किस राज्य में, किस भारतीय राज्य में किया गया। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, पहला में लिखा हुआ है असम, दूसरा में दोस्तों मेघालय, तीसरा हो जाएगा आपको मणिपुर और चौथा में लिखा मिजोरम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों समन्वय शक्ति 2025 जो है आधिकारिक रूप से इसका जो अभ्यास है इसका उद्घाटन मणिपुर राज्य में किया गया था। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 आंसर लिखा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स एक नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। दोस्तों आर.के. नारायण जो है बहुत सारे पुस्तकों की रचना किए हैं और इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें बताना है कि
चारों में से कौन सी कृति जो है इनकी रचना नहीं है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। दूसरा आप देख रहे हैं स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। तीसरा में है गाइड और चौथा में दोस्तों लिखा हुआ गार्डनर। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गार्डनर। दोस्तों मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड, ये तीनों पुस्तकों की रचना दोस्तों आर के नारायण ने की थी, परंतु गार्डनर जो है दोस्तों ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये दोस्तों ये रचना किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर 4 नंबर ऑप्शन दिया है तो आप लोग जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। जिनका जिनका करेक्ट हुआ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, ओके लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है किसान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों किसान दिवस जो है आपको इसकी तारीख बतानी है कि ये जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। तो दोस्तों किसान दिवस जो है प्रतिवर्ष भारत में 23 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों पहला में आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई लिखा हुआ है। 1 जुलाई को दोस्तों जो है इसमें चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे जो है दोस्तों मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा में दोस्तों आप देख रहे हैं 4 दिसंबर लिखा हुआ है। 4 दिसंबर को जो है दोस्तों ये नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। आप लोग इसको याद रखेंगे, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। और दोस्तों 4 दिसंबर को एक और भी जो है दोस्तों हाल ही में चीता दिवस भी दोस्तों घोषित किया गया था। ये भी जो है वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों तीसरा जो है 18 दिसंबर लिखा हुआ है। इस दिन की तारीख को कोई भी ऐसी तिथि जो है घोषित अभी तक नहीं की गई है। तो जो महत्वपूर्ण था दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आप इसको याद रखेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए दोस्तों ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और आप लोग अगर 4 नंबर ऑप्शन दिया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भारतीय किस राज्य से जो सीमा साझा नहीं करता। आप लोग को ऑप्शन से इसमें बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा में दोस्तों लिखा हुआ है कर्नाटक और चौथा में लिखा हुआ है तमिलनाडु। आप लोग फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मैं आपको इसका आंसर बता दूं, पुडुचेरी से दोस्तों सीमा साझा नहीं करता है कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन 27 नंबर में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है किस राज्य सरकार ने एक नई सुधार आधारित दंड प्रणाली शुरू की है जो कुछ अपराध करने वाले व्यक्तियों को सामुदायिक सेवा प्रदान करती है। तो दोस्तों ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपको बताने हैं दोस्तों कि सुधार आधारित दंड प्रणाली शुरू करने वाला पहला जो है राज्य सरकार कौन था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु सरकार। जिन ने भी पहला ऑप्शन इसमें आंसर दिए हैं उनका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है भारत की पहली महिला विधायक कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला विधायक जो है आपको इसमें बताने हैं। तो इसका दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन आप लोग इसका देख सकते हैं दोस्तों। पहला लिखा हुआ है तारा चेरियन, दूसरा में दोस्तों कॉर्नेलिया और तीसरा में मुथु लक्ष्मी रेड्डी और चौथा में आप देख रहे हैं दोस्तों एना चांडी। तो दोस्तों पहली महिला विधायक कौन है आपको ये बताने हैं। आप लोग इसका फटाफट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं आपको इसका आंसर बता दूं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुथु लक्ष्मी रेड्डी। मतलब पहली भारत की महिला विधायक जो बनी थी दोस्तों वो मुथु लक्ष्मी रेड्डी बनी थी। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बिहार राज्य में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है। दोस्तों सरस्वती पूजा जो है बिहार राज्य में किस दिन को ये आयोजित किया जाता है आपको जो है ये बताने हैं। दोस्तों आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप आंसर मिलाइए। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सरस्वती पूजन जो है दोस्तों आप लोग इसको बखूबी जानते होंगे। ये जो है दोस्तों बसंत पंचमी के दिन जो है ये आयोजित होता है, मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बसंत पंचमी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में दोस्तों आप देख रहे हैं 30 नंबर में बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। दोस्तों बिहार में आपको बताना है जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ बना हुआ है, कहाँ अवस्थित है। दोस्तों ऑप्शन में आप देख रहे हैं पहला में लिखा मुजफ्फरपुर में, दूसरा में सब्जपुरा में, तीसरा दोस्तों आप देख रहे हैं मोकामा में और दोस्तों चौथा में आप देख रहे हैं दरभंगा में। दोस्तों आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आप आंसर मिलाते चलिए कि आप लोग कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। आप ये जो है वीडियो के लास्ट में आप बताएंगे सभी लोग कि कितना आपका सही हुआ कितना आपका गलत हुआ। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जपुरा। दोस्तों सब्जपुरा जो है बिहार के राजधानी पटना में यह पड़ता है और दोस्तों यहीं पे जो है जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र की जो है स्थापना की गई थी, यहीं पे यह अवस्थित है। सब्जपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन 31 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो दोस्तों हड़प्पावासी जो थे या हड़प्पाकालीन जो लोग थे वहाँ के वो एक लिपि जो है उपयोग करते थे। तो दोस्तों मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन इसमें लिख रहा है दोस्तों पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं चित्रलिपि, दूसरा में रेखीय लिपि, तीसरा आपको दोस्तों सांकेतिक रूप से किया जाता था या प्रतीकात्मक रूप से किया जाता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दीजिए और दोस्तों मैं बता दूँ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रलिपि के द्वारा। मतलब दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि के रूप में वो जो भी सांकेतिक रूप में जो इस्तेमाल करते थे दोस्तों हड़प्पावासी जो है प्राचीन लिपि जो उपयोग करते थे वो चित्रलिपि का उपयोग करते थे और दोस्तों ये जो है भाव चित्रात्मक जो है लिपि हुआ करती थी।
आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में स्टूडेंट से लिखा हुआ है बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी। तो दोस्तों बिहार में शिक्षा परियोजना जो है किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी आपको ये बताने हैं। ऑप्शन में आप देख रहे हैं, पहला में यूनिसेफ, दूसरा में केंद्र सरकार, तीसरा में बिहार सरकार और चौथा में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बिहार में शिक्षा परियोजना को जो है शुरू करने के लिए उसमें सभी ने जो दोस्तों भागीदारी जो है दिया था, तभी जो भारत में शिक्षा जो है व्यवस्था नई शिक्षा नीति जो है नई समय पर जो है लागू किया गया और उसमें कई जो है दोस्तों पद्धति और नियम जो है जोड़े गए दोस्तों। तो इसमें जो है यूनिसेफ भी योगदान दिए थे। उसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार और बिहार सरकार, इन सभी का योगदान जो था शिक्षा परियोजना के भागीदारी में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। जिनका ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग इसी तरह दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 नंबर में, भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल परियोजना कहाँ शुरू की गई। दोस्तों भारत की पहली रिमूवेबल आपको सोलर पैनल परियोजना जो है बताने हैं, ये जो है कहाँ शुरू किया गया था। ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है लखनऊ, दूसरा में है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन में आप देख रहे हैं कानपुर और चौथा ऑप्शन पटना। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपको इसका आंसर लगता है। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर बताता चलूँ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली रिमूवेबल सोलर पैनल परियोजना जो दोस्तों शुरू किया गया था ये वाराणसी में, इसका वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में स्टूडेंट से लिखा हुआ है बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है। तो दोस्तों बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है, आप लोग ऑप्शन अपना जो है करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन पहला में लिखा हुआ है पूर्वी रेलवे, बिहार स्टेट रेलवे, तीसरा में दोस्तों ईस्ट इंडिया रेलवे और चौथा में दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे। तो दोस्तों आप लोग जो है फटाफट आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। दोस्तों ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना जो है या शुरुआत जो है दोस्तों कब हुआ था मैं आपको बता दूं, 2 फरवरी 1862 ईस्वी को दोस्तों इसका शुरुआत किया गया था। आप इस डेट को याद रखेंगे। जिन्होंने ईस्ट इंडिया रेलवे ऑप्शन नंबर 3 कमेंट बॉक्स में लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में स्टूडेंट्स आप देख रहे लिखा हुआ है एशिया की सबसे बड़ी नदी। दोस्तों एशिया की आपको सबसे बड़ी नदी बताना है यहाँ पे। ऑप्शन में आप देख रहे हैं लिखा हुआ पहला में यांगत्से, दूसरा में येनिसी, तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों सिंधु नदी या चौथा में हो जाएगा मेकांग नदी। दोस्तों फटाफट आप इसका आंसर बताएं। चलिए दोस्तों इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। एशिया की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन है आपको इसमें ये बताना है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ी नदी जो है दोस्तों यांगत्से हो जाएगा। और दोस्तों यांगत्से जो है ये कहाँ बहता है, तो दोस्तों ये जो है चीन देश में बहता है। उसके बाद दोस्तों येनिसी जो नदी है मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, येनिसी जो है दोस्तों ये रूस में बहती है। सिंधु नदी जो है दोस्तों ये भारत में, चाइना में, इंडिया में और पाकिस्तान में दोस्तों ये जो है ये नदी तीनों देशों से होकर के गुजरती है सिंधु नदी। और दोस्तों मेकांग नदी जो है मेकांग नदी ये 6 विभिन्न देशों से दोस्तों ये गुजरती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यांगत्से। इससे एक सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगा यांगत्से, जिसको दोस्तों यांगत्से ख्यांग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है रमन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। दोस्तों आपको बताना रमन जो है रमन ये धार्मिक समारोह या अनुष्ठान नाट्य कला है तो किस राज्य से संबंधित आपको ये बताने हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देख रहे हैं पहला में लिखा हुआ है उत्तराखंड, दूसरा में आप देख रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, तीसरा में पश्चिम बंगाल और चौथा में मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। आप लोग इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग ऑप्शन में टाइप करके लिखेंगे और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रमन जो है ये उत्तराखंड का दोस्तों नाट्य कला और धार्मिक समारोह अनुष्ठान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल दोस्तों आप देख रहे हैं 37 नंबर में विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है। दोस्तों विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है कहाँ से। ऑप्शन आप देख रहे हैं सोमनाथ से, हम्पी से, अमरावती से और दोस्तों चौथा में लिखा है पडक्कल से। दोस्तों आप लोग इसका आंसर जो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं आपको इसका आंसर बताता चलूँ दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर की कला जो है ये उदाहरण है दोस्तों हम्पी से जो दोस्तों विजयनगर जो है इसके अवशेष मिलते हैं या इसके बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है। और ये दोस्तों हम्पी जो है ये हम्पी कहाँ बस्ती था दोस्तों, तो ये हम्पी जो है दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक में। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है पूर्वी चंपारण के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन आप देख रहे हैं पहला में लिखा है शिव मंदिर, दूसरा में है जैन मंदिर, तीसरा में है विष्णु मंदिर और चौथा में है बौद्ध मंदिर। तो दोस्तों इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आपको बताना है पूर्वी चंपारण के अरेराज जिला में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर जो दोस्तों वहाँ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा शिव मंदिर। दोस्तों शिव मंदिर को जो है वहाँ पे यहाँ पे जो शिव मंदिर का नाम है ये सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से ये फेमस है। चलिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है किसने बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार प्रदान किया है।
दोस्तों आपको बताना है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार प्रदान किया है किसने। दोस्तों आपको ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला नंबर में लिखा हुआ है यूनेस्को, दूसरा है दोस्तों यूएनडीपी, तीसरा है यूएनईपी, दोस्तों चौथा में लिखा हुआ है यूनिसेफ। दोस्तों किस संस्था के द्वारा जो है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार के रूप में जो है दोस्तों पुरस्कृत किया गया है या पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप लोग फटाफट इसका आंसर जो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा जो है दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। दोस्तों कुचिपुड़ी आपको बताना है, इस नृत्य शैली का उद्गम जो है दोस्तों कहाँ हुआ है आपको ये बताना है। ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, पहला में लिखा हुआ है तमिलनाडु में, दूसरा में है केरल, तीसरा दोस्तों आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में और चौथा में है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो है दोस्तों ये उद्गम हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। तो जिसका ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों ने टाइप किया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं और भी इसमें जो भी ऑप्शन बच गए उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों यह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। दोस्तों केरल जो है, केरल का शास्त्रीय नृत्य आप जानते हैं कथकली। दोस्तों कथकली केरल का हो जाएगा। और एक दोस्तों और होता है मोहिनीअट्टम। दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों इसका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो है हो जाएगा कथक। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य जो है कथक के नाम से जाना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम कहाँ से हुआ था दोस्तों, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। दोस्तों भारतीय संविधान की आपको बताना है 7वीं अनुसूची जो है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन में दोस्तों लिखा हुआ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों ये नहीं होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये दोस्तों उल्लेख किया गया है अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में जो है दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेखित किया गया है। दूसरा दोस्तों लिखा हुआ है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि का वेतन। दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता का बात किया गया है ये दोस्तों आपको 7वां अनुसूची में नहीं बल्कि दूसरे अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। आप सब इस सबको जो है याद करते चलेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो दोस्तों यही जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों सूचियों का जो है वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी मैं आपको बता देता हूँ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये 4वीं अनुसूची में जो है दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन 42 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष डैश भारतीय स्थल सेना में होता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना का जो ग्रुप कैप्टन होता है वह किसके समकालीन होता है, मतलब थल सेना के किस पद के समकालीन उसको माना जाता है, आपको ये बताना है। दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन पहला में लिखा है कर्नल, दूसरा में दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल, तीसरा में दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरा में लिखा है मेजर जनरल और चौथा में है मेजर। तो दोस्तों आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए और मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना का जो ग्रुप कैप्टन होता है वो भारतीय थल सेना के कर्नल के पद का होता है या उसके समकक्ष होता है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 43 में भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति मतलब द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का चलन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा में दोस्तों सर चार्ल्स मेटकॉफ, तीसरा में लिखा हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और चौथा में है लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए और आप लोग आंसर इसका मिलाएंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने राज हड़प नीति मतलब द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की चलन जो है यह प्रारंभ किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने इसका प्रारंभ किया था राज हड़प नीति का। दोस्तों ये जो है कब लागू किया गया था राज हड़प नीति को, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों सन 1848 ईस्वी में दोस्तों इसको जो है प्रारंभ किया था, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर में आप देख सकते हैं इस फिल्म निर्माता की फिल्म होम बाउंड ने मेलबर्न 2025 के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे नीरज घायवान, दूसरा में दोस्तों आप देख रहे हैं सुजीत सरकार, तीसरा में लिखा हुआ है विक्रमादित्य मोटवानी और दोस्तों चौथा ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है करण जौहर। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज घायवान। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। दोस्तों पंपास जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला में लिखा हुआ है अर्जेंटीना का, दूसरा है हंगरी, तीसरा में लिखा हुआ है दोस्तों यूएसए और चौथा में है यूरेशिया। दोस्तों आप लोग इसका जो है आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, पंपास जो है दोस्तों ये घास का मैदान है जो दोस्तों अर्जेंटीना के घास मैदान को कहा जाता है पंपास। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 1 आप लोग टाइप किए हैं
कमेंट बॉक्स में उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 आप देख सकते हैं दोस्तों, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कौन मनोनीत करता है दोस्तों, आपको ये बताने हैं। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं यूरोपीय संघ, दूसरा में लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र, तीसरा में दोस्तों अमेरिका और चौथा में यूरोपीय आयोग। तो दोस्तों विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में जो है टाइप किया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है। तो दोस्तों लोथल की खुदाई से आपको बताना है किस सभ्यता का पता चला। ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला में लिखा सिंधु घाटी, दूसरा में सुमेरिया, तीसरा में दोस्तों मेसोपोटामिया और चौथा में वैदिक आर्य। तो दोस्तों लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों पता चलता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है निम्न में से क्या साम्राज्यिक या इम्पीरियल शैली में निर्मित वृत्ताकार स्तंभावली युक्त भवन है। तो दोस्तों साम्राज्यिक शैली में आपको बताना है स्तंभावली युक्त भवन जो है कौन निर्माण किया गया हुआ है, आपको ये बताना। ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है पहला में संसद भवन, दूसरा दोस्तों आप देख रहे हैं लोटस मंदिर, तीसरा में है राष्ट्रपति भवन और चौथा में है बिरला मंदिर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संसद भवन। संसद भवन जो है दोस्तों ये साम्राज्यिक शैली के समय में जो दोस्तों है ये वृत्ताकार स्तंभावली के रूप में इस भवन का निर्माण किया गया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, सर एडविन लुटियंस संसद भवन का दोस्तों शुरुआत में डिज़ाइन तैयार किया था सर एडविन लुटियंस। और दोस्तों इसमें जो हो जाएगा हर्बर्ट बेकर ने इसका जो है डिज़ाइन तैयार किया था। और दोस्तों ये जो है निर्मित हुआ था कब, तो ये जो है दोस्तों इसका संपूर्ण निर्माण जो है दोस्तों सन 1927 ईस्वी में हुआ था पूर्ण रूप से। और दोस्तों नया जो संसद भवन का डिज़ाइन ये जो है दोस्तों तैयार किए थे या दिए थे बिमल पटेल ने। दोस्तों बिमल पटेल ने जो है नया संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था सन 2023 में, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। दोस्तों ऑप्शन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, पहला में अभिषेक वर्मा, दूसरा दोस्तों है जीतू राय, तीसरा में गिरीश गुप्ता और चौथा में है सौरभ चौधरी। आप लोग दोस्तों आप इसका आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गिरीश गुप्ता। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है सूची 1 से दोस्तों सूची 2 का आपको सही मिलान करना है। सूची 1 में आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ व्यक्ति का नाम इधर आपको लिखा हुआ है इस साइड में, और दोस्तों सूची 2 में आपको उसकी नियुक्ति या पद बताना है कि वो किस पद या नियुक्ति पे वो अभी जो है कार्यरत हैं, आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पहला में लिखा डॉक्टर ए राजराजन। दोस्तों डॉक्टर ए राजराजन जो है आपको ऑप्शन से चुनने हैं और अब बताने हैं कि डॉक्टर ए राजराजन जो है किस पद पे अभी जो है कार्यरत है। तो दोस्तों आप जो है ये प्रीवियस ईयर का जो दोस्तों ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन है ये और प्रीवियस है। और ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता दूं डॉक्टर ए राजन जो है दोस्तों, डॉक्टर ए राजन ये निदेशक हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के निदेशक हैं। दोस्तों वर्तमान में ये अभी नहीं है, वर्तमान में दोस्तों ये जो है बदल गए हैं और इनके जगह पे डॉक्टर बता दूं मैं इसके जगह पे दोस्तों ये हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजीव यूपी। दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। इसके जगह पे अभी जो है वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो तिरुवनंतपुरम में दोस्तों स्थित है, इसके निदेशक जो है डॉक्टर राजीव यूपी हैं। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों इसका इस ऑप्शन के हिसाब से दूसरा इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा में एस राधा चौहान। दोस्तों एस राधा चौहान जो है वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं क्षमता निर्माण आयोग के, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी वर्तमान के हिसाब से ही दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा का हो जाएगा 4 नंबर। तीसरा आप देखें दोस्तों अजय कुमार भल्ला। दोस्तों अजय कुमार भल्ला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दोस्तों राज्यपाल है, ये दोस्तों राज्यपाल है कहाँ के, ये नागालैंड के। दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राज्यपाल है नागालैंड के, तो सी का हो जाएगा 1। लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये अजय कुमार भल्ला नहीं है, वर्तमान में दोस्तों राज्यपाल नागालैंड के हो जाएंगे, आपको मैं बता दूँ ये हो जाएगा दोस्तों नंद किशोर यादव। इसका हो जाएगा दोस्तों नंद किशोर यादव जो है दोस्तों अजय कुमार भल्ला के जगह पे जो है नियुक्त किए गए हैं नागालैंड के राज्यपाल। दोस्तों इसके हिसाब से 3 का हो जाएगा 1। और 4 नंबर में दोस्तों आप देख रहे हैं 4 नंबर में लिखा हुआ है राजीव रंजन। दोस्तों राजीव रंजन जो है इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। ये जो दोस्तों उपाध्यक्ष है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो ये जो दोस्तों वर्तमान में भी यही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स दोस्तों अगला सेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान और ये गणित का सेक्शन है। ऐसे तो दोस्तों ये जीके का है और सामान्य विज्ञान का ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है। दोस्तों एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है, आपको ये बताना इसमें से। दोस्तों द्विबीजपत्री जो है आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन में धान, दूसरा में गेहूँ, तीसरा में दालें और चौथा में मक्का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दाल। दोस्तों दाल जो है ये द्विबीजपत्री का उदाहरण है, इसके बीज जो है दोस्तों 2 बराबर हिस्सों में बंटते हैं।
तो जिन्होंने भी इसका ऑप्शन नंबर 3 आप आंसर दिए हैं कमेंट बॉक्स में, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन 52 स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम या पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 -40 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर दोनों पैमाना जो है का तापक्रम बराबर होता है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों आपको मच्छर बताना है कि ये जो है किस वर्ग से संबंधित है, सर्वाहारी, शाकभक्षी, तीसरा में आप देख सकते हैं बाह्य परजीवी, और चौथा में दोस्तों अंतः परजीवी। तो दोस्तों ये जो है बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी तो हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाहारी ये होंगे। दोस्तों मैं बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन कि मच्छर जो है दोस्तों, इसमें से नर मच्छर जो है दोस्तों ये जो है ये आपको दोस्तों होते हैं, ये दोस्तों आपको होते हैं मांसाहारी के रूप में होते हैं, क्योंकि दोस्तों दूसरे पे आश्रित होते हैं। किसी भी जंतु या मनुष्य का जो है दोस्तों ये खून चूसते हैं। सॉरी दोस्तों ये मादा उल्टा मैं बता दिया हूँ, मादा जो मच्छर होती हैं ये जंतु और मनुष्यों का दोस्तों खून चूसती हैं, खून पीती हैं, और ये दोस्तों जो है मांसाहारी की श्रेणी में मानते हैं हम लोग। और नर मच्छर जो होते हैं दोस्तों ये जो है फूलों के और विभिन्न फूल और कलियों के दोस्तों ये जो है उसका जो है दोस्तों नेक्टर या उसका जो है जूस जो है उसका रस जो है चूसने का काम करता है। दोस्तों नर मच्छर जो है कभी मनुष्य जंतुओं का नहीं काटते, नहीं डसते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर नर या मादा पूछा जाता तो इसका जो है अलग ग्रुप हो जाता, मतलब कि नर अगर पूछता तो दोस्तों ये हो जाता शाकाहारी, और दोस्तों मादा पूछा जाता तो ये हो जाता है दोस्तों मांसाहारी के रूप में। लेकिन दोस्तों आपको सीधे मच्छर वर्ग का पूछ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। तो जिन्होंने सर्वाहारी मारा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54 पे। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है। तो दोस्तों सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर इसका लेंस। लेंस जो है आँख का ऐसा हिस्सा है जिसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। दोस्तों सबसे कम अपवर्तनांक जो है ये हो जाता है आपको दोस्तों काचाप द्रव में सबसे कम अपवर्तनांक होता है, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोग अपना आंसर जो है मिलाते रहिएगा, हम जो है दोस्तों इसको थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। आगे दोस्तों आप देख रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन में ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऊष्मा को अगर हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसके लिए दोस्तों आप इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन में बताएंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एमीटर। एमीटर जो है दोस्तों ये विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है। हाइड्रोमीटर दोस्तों, हाइड्रोमीटर जो है अपेक्षिक आर्द्रता को जो है मापा जाता है इससे। और दोस्तों उसके बाद दे रहा है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो है विभवांतर को मापा जाता है इससे। और दोस्तों ये हो जाएगा थर्मोकपल। तो यही जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मोकपल। थर्मोकपल जो है दोस्तों ऊष्मा जो है उस ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 थर्मोकपल दिया है आंसर, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों बॉल पेन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग फटाफट अपना आंसर देंगे। श्यानता के सिद्धांत पर, बॉयल का नियम, तीसरा में दोस्तों गुरुत्वीय बल, और चौथा में पृष्ठीय तनाव। दोस्तों बॉल पेन जो है ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि 57 में कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है। तो दोस्तों कॉफ़ी पाउडर जो है उसका चिकोरी पाउडर किस पेड़ के हिस्से से प्राप्त होता है, आपको इसमें ये बताने हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़। जड़ से जो है दोस्तों कॉफ़ी पाउडर का चिकोरी जो पाउडर है वो पेड़ के जड़ के हिस्से से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 58 आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों बीजों को जो है ठंड और शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नारियल का कौन सा हिस्सा जो है खाने योग्य होता है। तो दोस्तों नारियल का जो है हम लोग खाते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों देख रहे हैं आप लिखा हुआ 60 नंबर में निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों शुष्क के रूप में उपयोग किया जाता है कौन सा यौगिक, आपको ये बताने हैं। आप दोस्तों ऑप्शन देख रहे हैं कि पहला में लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा में जिप्सम, तीसरा में है कैल्शियम क्लोराइड, और चौथा में दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, और दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यही ऑप्शन आपको कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड आपका यहाँ भी है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कैल्शियम कार्बाइड को दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को जो दोस्तों इसका सूत्र हो जाता है CaO, और दोस्तों इसी को जो है कहा जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, और इसी को दोस्तों शुष्क यौगिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिप्सम का दोस्तों सूत्र मैं आपको बता दूं CaSO4 का CaSO4 × 2H2 हो जाता है इसका सूत्र। दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड जो दोस्तों CaCl2 इसका सूत्र हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र दोस्तों ऊपर मैंने लिख दिया है CaO इसका सूत्र हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं लिखा हुआ है निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना का सूत्र दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में दोस्तों आप देखने के लिखा हुआ है अम्लराज या एक्वारेजिया डैश का मिश्रण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अम्लराज जो है दोस्तों इसका जो है दोस्तों एक अभिक्रिया या समीकरण होता है, वो आप इसको याद रखेंगे तुरंत ही आपको याद रहेगा। HNO3 मतलब दोस्तों नाइट्रिक अम्ल प्लस 3HCl मतलब कि
3 अणु दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो है मिलने से एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में आप यहाँ पे खोजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। दोस्तों श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में दोस्तों किस विलयन का उपयोग करते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसका सभी विकल्प जो है सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र मैं लिख देता हूँ दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर क्लोराइड का AgCl हो जाएगा। उसका जो सिल्वर ब्रोमाइड लिखा हुआ है दोस्तों AgBr हो जाएगा दोस्तों, AgBr इसका सूत्र हो जाएगा। और दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का सूत्र हो जाएगा दोस्तों AgI। तो दोस्तों इन तीनों जो है तीनों यौगिकों का यूज जो है दोस्तों श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 में दोस्तों आप देख रहे हैं लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष जो है ये अगर हमको हमारे आंख में हो जाते हैं तो इनका कारण क्या होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अभिनेत्र की वक्रता का अधिक हो जाना, यही दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो नेत्र लेंस है दोस्तों उसका जो वक्रता जो दूरी है उसका वक्रता दूरी जो है दोस्तों अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो है दोस्तों हमको निकट का वस्तु जो है दोस्तों साफ साफ दिखता है और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष जो है। इसके निवारण के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ अवतल लेंस से युक्त चश्मे का यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 में दोस्तों लिखा हुआ है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो दोस्तों सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु आपको बताना है मोनोसाइट हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। मोनोसाइट मतलब कि एक केंद्राणु जो है जिसको मोनोसाइट कहा जाता है दोस्तों, यही जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस में CFC होते हैं। तो दोस्तों CFC किस में होते हैं आपको ये बताने हैं। ऑप्शन नंबर पहला आप देख रहे हैं दोस्तों बातचीत पे, दूसरा में दीवार पर किए जाने वाले पेंट, तीसरा में वर्निश और चौथा में प्रशीतकों। दोस्तों CFC जो है किस में होते हैं तो दोस्तों आप जान सकते हैं CFC जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये जो है प्रशीतकों के रूप में या प्रशीतक करने में दोस्तों जो भी ठंडे चीज़ है या ठंडे वस्तु है जैसे कि रेफ्रिजरेटर उसमें जो दोस्तों CFC गैस जो है यूज किया जाता है प्रशीतकों के रूप में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 में आप दोस्तों देख रहे हैं लिखा हुआ है निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों मानव शरीर का कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं हृदय, दूसरा में यकृत, तीसरा में लिखा है दोस्तों गुर्दा या चौथा में फेफड़ा हो जाएगा। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों जल संतुलन जो है ये गुर्दा करता है दोस्तों, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 में आप दोस्तों देख रहे हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करता है, ये कौन सा ग्रंथि हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऑप्शन की थाइमस ग्रंथि है लिखा हुआ, थायराइड ग्रंथि, तीसरा में एड्रीनल ग्रंथि और चौथा में हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और दोस्तों इसको जो है दोस्तों ताप नियंत्रक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ताप नियंत्रक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 में दोस्तों लिखा हुआ है पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं या कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती है। दोस्तों आपको इसका जो है आंसर बिल्कुल पता होगा जैसा कि मैं समझ सकता हूँ। दोस्तों अगर नहीं पता है तो आप लोग जो है अपना जो भी आंसर आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप लिखा हुआ है लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती है। दोस्तों लाल रक्त कणिकाएँ जो है दोस्तों ये प्लीहा या स्प्लीन, इसको दोस्तों स्प्लीन भी कभी कभी लिख दिया जाता है, प्लीहा या स्प्लीन में दोस्तों ये नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ प्लीहा को जो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान भी दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 में स्टूडेंट देख रहे हैं आप लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश उसके अवयवी वर्णों में विभाजन डैश कहलाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन लिखा हुआ है पहला में वितर्वन या विवर्तन आपको इसमें लिखना चाहिए, तो मिसप्रिंट है दोस्तों आप देख रहे हैं। दूसरा में लिखा हुआ है अपवर्तन, तीसरा में दोस्तों आप देख रहे हैं कि विक्षेपण और तीसरा के बाद चौथा में आप देख रहे हैं प्रकीर्णन। दोस्तों आपको इसका कौन सा करेक्ट आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपका इसको आंसर बताता चलूँ श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन डैश कहलाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्षेपण कहलाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। तो दोस्तों लाल चने से जो है एंजाइम मिलता है यूरिएज एंजाइम जो है दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आप देख रहे हैं 72 नंबर में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। दोस्तों आपको अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सी बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन पहला आप देख रहे हैं यह देशांतर रेखा 180 डिग्री का अनुरूप होती है, दोस्तों ये जो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा आप देख रहे हैं यह एक सीधी रेखा है, दोस्तों ये सीधी रेखा नहीं होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यह एक बड़ा वृत्त चाप होती है, ये भी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा।
और चौथा में दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। तो दोस्तों यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन जो है दोस्तों, ये भूमि परिमाण के लिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। चलिए दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर पे, 73 नंबर में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, पृथ्वी की इस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो अक्षांश है ये 66.5 डिग्री जब टिल्टेड होता है, मुड़ा हुआ होता है, तो दोस्तों सबसे लंबे दिन को जो है सूर्य जो है 24 घंटे तक उपलब्ध रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन 74 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, मानव नेत्र डैश पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। दोस्तों मानव का जो आंख है किस पर प्रतिबिंब बनाती है, आपको ये बताना है। दोस्तों इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को ही दोस्तों इंग्लिश में रेटिना बोला जाता है, और कभी कभी रेटिना को दोस्तों हिंदी में भी लिख देता है, आप इसको याद रखेंगे। और इसी पे जो है दोस्तों मानव आंख का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पे। दृष्टिपटल जिनका भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोग जो दिए हैं दृष्टिपटल अगर आप लिखे हैं तो आपका जो आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में स्टूडेंट से लिखा हुआ है, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इंटरनेट द्वारा जो है सर्वाधिक मानव प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, TCP और IP। दोस्तों TCP और IP जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। और दोस्तों आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दिए हैं, आप लोग जो है कितना सही कितना गलत हुआ ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप अगर इस वीडियो को आपको ये पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप प्रीवियस जीके के मॉडल से प्रैक्टिसों को नहीं देखा है बिहार SSC का, तो आप मेरे जो है प्लेलिस्ट में जा करके, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आगे के मॉडल से प्रैक्टिस को कराने के लिए दोस्तों आपको सही समय पर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।